मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो का टाइटल देखने के बाद आपको लगा होगा कि जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स के बारे में क्या ही सीखना है, मतलब इस वीडियो को तो हम स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इस कोर्स में बताया कि ये है जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ, और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि हर वीडियो के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अगर आपको पहले से भी जावास्क्रिप्ट आती है तो भी आपको यहां पे कुछ नया कंटेंट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये कीवर्ड्स में भला नया क्या हो सकता है, तो आइए इसके लिए आप वीडियो को देखिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये वाकई इन डेप्थ है तो आप कमेंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। चलिए अब समझते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से कुछ ऐसे शब्द बने होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं और उसका मीनिंग पहले से तय है। आपको उसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, ये कीवर्ड्स नहीं हो सकते क्योंकि इनको आप बनाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ मीनिंग है, पर्पस है प्रोग्राम के अंदर, जिन्हें आप लिखते हो एक खास मकसद से। ये वो शब्द होते हैं जिनको कंपाइलर पहले से जानता है। यहां पे जावास्क्रिप्ट पहले से जानती है इन शब्दों को। आज उनकी बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट जब से बनी है तब से उसमें कई सारे कीवर्ड शुरुआत से हैं और बाद में कई सारे कीवर्ड्स इसमें जोड़े गए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कीवर्ड्स की लिस्ट में मौजूद हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर पर्पस से रिजर्व करके रखा गया। क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं ये वो शब्द होते हैं जिनको आप वेरिएबल नेम्स के रूप में यूज नहीं कर सकते, फंक्शन नेम्स के रूप में यूज नहीं कर सकते, या किसी भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए इन शब्दों को हम कीवर्ड्स बोलते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स बोलते हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। ECMAScript 2023 के अनुसार, या फिर जिसको हम ES14 के नाम से भी जानते हैं, ये वो स्पेसिफिकेशन है जिसके अंतर्गत ये कीवर्ड्स आते हैं। ये सारे कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स हैं और इस लिस्ट को आप अच्छे से देखिए। आप अगर जावास्क्रिप्ट पहले से जानते हैं तो आप सोचिए ज़रा कि इनमें से कौन कौन से शब्दों को आपने इस्तेमाल किया हुआ है, आप उनके बारे में जानते हैं। और अगर आप नए हैं, आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है लाइक सी लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज या कोई दूसरी लैंग्वेज, तो आप देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स आपको सिमिलर मिल रहे हैं या सेम मिल रहे हैं जो आपने प्रीवियस लैंग्वेज में भी पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स जैसे कि डू, तो सी लैंग्वेज में आप देखते हैं डू वाइल लूप, तो डू भी इसके अंदर आपको दिखाई देता है। और क्या हमें इसके अंदर वाइल भी दिख रहा है? बिल्कुल हमें वाइल भी दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ एल्स भी होगा, तो ये देखिए एल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इफ़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर लूप के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स भी मिल रहा है जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं बुलियन टाइप की, और नल भी मिलता है इसके अंदर। न्यू और डिलीट भी यहाँ पर मिल रहा है, जैसा कि आपने C++ लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा। जावा में न्यू पढ़ा होगा, डिलीट नहीं पढ़ा होगा, पर यहाँ डिलीट भी है। सुपर आपने पढ़ा होगा, शायद आपने जावा में पढ़ा है सुपर के बारे में, या फिर पाइथन में पढ़ा हुआ है। सुपर C++ में तो नहीं था। स्विच आपने ज़रूर पढ़ा होगा। दिस आपने शायद ज़रूर पढ़ा होगा C++ या जावा के अंदर। इसके अलावा आपने अभी तक जितना हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को कवर कर लिया है उसके अंतर्गत टाइप ऑफ को पढ़ा है। टाइप ऑफ बेसिकली एक कीवर्ड है, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, मतलब दे आर एक्चुअली ऑपरेटर्स, बट सारे कीवर्ड्स ऑपरेटर्स नहीं है, कुछ कीवर्ड्स ऑपरेटर्स है। अभी मैं सेपरेटली उसकी लिस्ट भी आपको बताऊंगा। तो टाइप ऑफ उनमें से एक है। इसी तरीके से वैर को आप पढ़ चुके हैं, वैर को भी यूज कर रहे हैं, पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें कहीं पर भी लेट कीवर्ड नहीं है। इनफैक्ट आपको और भी कई सारे कीवर्ड्स शायद जिनको आप जानते हो वो यहाँ पर लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। अभी मैं लिस्ट में और भी कुछ नए कीवर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा, पर उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब क्योंकि ये इन डेप्थ का कोर्स है, जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ, तो फिर यहाँ पे ज़रूरी है कि कुछ एक्स्ट्रा बातें तो हम लोगों को सीखनी है। जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है डीबगर। अब ये डीबगर का क्या यूज़ है, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आगे अभी मैं और कीवर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी जावास्क्रिप्ट के कोड को दो तरीके से रन कर रहे हैं। या तो फिर हम नोड की मदद से रन कर रहे हैं, तो वहाँ ब्राउज़र का कोई रोल नहीं, या फिर हम ब्राउज़र की मदद से रन कर रहे हैं। जब हम स्पेसिफिकली ब्राउज़र की मदद से जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करते हैं तब हम
उस कोड में डीबगिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है डेवलपर्स टूल। तो ये डेवलपर्स टूल को एक बार हम यूज़ करते हैं डीबगिंग करने के लिए। तो चलिए मैं कुछ छोटा सा कोड लिखता हूँ। ये देखिए हमने पेज ओपन करा हुआ है index.html का, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ था। ज़्यादा कुछ इसमें कोड है नहीं, ये स्क्रिप्ट को ऐड किया हुआ है, स्क्रिप्ट यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट a assign 5, और उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ console.log और a की वैल्यू प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 लाइन का कोड यहाँ पर लिख लिया है। और क्या करें, और एक वेरिएबल और बना लें, जैसे कि var x। अब var कीवर्ड वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन ठीक है यहाँ पर हमने कर लिया 10, और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे console.log और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा कोड है। आप इसे यहाँ पे भी रन कर सकते हो नोड की मदद से, पर मैं यहाँ पर इसको रन करना चाहता हूँ यहाँ पर यहाँ पर अगर इसको रन भी करूँगा तो यहाँ तो कुछ आउटपुट आएगा नहीं। इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट से आप पहुँच जाते हैं इस तरह की विंडो पे, जहाँ पर आप कंसोल अगर क्लिक करते हैं तो आपको आउटपुट दिखाई देता है जो console.log से आ रहा है। पर अगर आपने सोर्स को यहाँ पर ओपन किया हुआ है तो आपको जावास्क्रिप्ट का अपना कोड भी दिखाई दे रहा है। साथ में आप और भी चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि अगर मैं इस कोड को रन करना चाहता हूँ पर डिबगिंग करना चाहता हूँ, मैं उसमें टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ कि किस लाइन तक क्या हुआ, तो मैं ब्रेक पॉइंट्स लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर ब्रेक पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दूँ, तो मैंने 2 ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। इनफैक्ट मैं 3 ब्रेक पॉइंट्स लगा देता हूँ। तो क्या होगा, प्रोग्राम जब रन होगा तो इन ब्रेक पॉइंट्स पे वो पॉज हो जाएगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखेंगे कि ये पॉज हो चुका है पहली ही लाइन पे, और इसलिए स्पिनर ऊपर घूम रहा है। और आप देखेंगे कि अभी ए के अंदर यहाँ देखिए राइट साइड में जो स्कोप दिया हुआ है, आप इसको नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू अनअवेलेबल है, बिकॉज अभी a assign 5 चला नहीं है। अभी सिर्फ a वेरिएबल को मेमोरी मिली है, क्योंकि आपको याद है बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले कोड को वो एक बार स्कैन करता है सो दैट कि वो मेमोरी एलोकेट कर सके, और उसके बाद फिर दूसरे पास में वो एग्जीक्यूशन करता है। तो जब वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर रहा है, तब पहली लाइन जब चल जाएगी तब a में 5 असाइन होगा। तो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकता हूँ ये राइट एरो से, और जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ये अगली लाइन पर पहुँच जा रहा है, और अगली लाइन पे a असाइन 5 हो चुका है, विच मीन्स कि ये पहली वाली लाइन चल चुकी है। फिर मैं अगली लाइन पे जा सकता हूँ। इस तरीके से मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ये प्ले बटन पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो ये पूरा प्ले हो जाएगा। लेकिन देखिए ये तो एक तरीका हुआ ना इसको चला के देखने का, ये ब्रेक पॉइंट से, पर मैं ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोडिंग में ब्रेक पॉइंट्स लगाता हूँ। ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डीबगर, एंड यहाँ पर भी लिख देता हूँ डीबगर। तो आप कोडिंग के जरिए भी ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। अब देखिए कोडिंग के जरिए ब्रेक पॉइंट्स लग चुके हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो कोडिंग के जरिए यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। तो जो आप ब्रेक पॉइंट्स अलग से लगा रहे थे वो अब कोडिंग के जरिए लग गए। अब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ ब्रेक पॉइंट्स है वहाँ प्रोग्राम रुक रहा है, और यहाँ तक का कोड चला है। अभी देख सकते हैं a की वैल्यू नीचे 5 प्रिंट हो चुकी है। अगर आप नोटिस करें a की वैल्यू नीचे 5 प्रिंट हो चुकी है, पर x की वैल्यू नहीं प्रिंट हुई है, क्योंकि चौथी लाइन पे डीबगर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे अभी हॉल्ट हो गया है, पॉज हो चुका है। तो डीबगर पॉज्ड। अभी मैं फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये पूरा कोड चल गया। अब ये इसने 10 भी प्रिंट कर दिया। तो ये डीबगर की मदद से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा एक और प्रोग्राम में यहाँ पर बना के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा लेट आई असाइन 1, एंड देन मैं एक लूप लगा लेता हूँ। वैसे अभी लूप पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन अगर आपको कोई प्रीवियस लैंग्वेज आती है तो आपको मालूम है लूप क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने डू लिखा, डू की बॉडी बनाई, इसके अंदर मैंने console.log और इसमें i की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद मैं i में इंक्रीमेंट करा देता हूँ। देन मैं वाइल लगाता हूँ, और वाइल में मैं लिखता हूँ i <= 5। तो क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हैं इसका आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। अगर मैं node.js से इसको चलाऊंगा, node myscript.js, तो आप देख सकते हैं 1 से 5 तक ये नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। अब इसी चीज़ को ना यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। तो ये मैंने रन किया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है। गॉट इट। अब इसी चीज़ में हम डिबगर लगा देते हैं। जैसे मैंने हर वैल्यू के प्रिंट होने के बाद एक डिबगर चला दिया।
डिबगर कीवर्ड हम लोगों ने यूज़ कर लिया। आप नोटिस करिए क्योंकि ये लूप में लिखा हुआ है तो ये डिबगर कीवर्ड बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो जब जब डिबगर चलेगा तब तब हॉल्ट होगा। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि पहले वाले डिबगर कीवर्ड पे रुका। अभी पहला इटरेशन है, पहली बार लूप की बॉडी के अंदर आया, आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर चुका है। नीचे आप कंसोल में देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर चुका है। स्क्रिप्ट में यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में आई की वैल्यू 1 लिखी हुई है। अभी आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और नेक्स्ट इटरेशन वाले डिबगर पे ये रुक गया है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाते हैं, ये एक एक वैल्यू प्रिंट करता जा रहा है। तो हमने प्रोग्राम को पॉज करके इसको रन कर रहे हैं। ये टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप डिबगर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम टेक्निकल डेप्थ में जाते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि एक्चुअल में ये तीनों जो हैं, ट्रू, फॉल्स और नल, ये टेक्निकली कीवर्ड्स हैं भी नहीं, लेकिन इनको फिर भी रिजर्व्ड वर्ड बोला जाता है। तो अगर बिल्कुल नपी तुली भाषा में अगर एक करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है तो आप क्या बोलोगे? ये तीनों कीवर्ड्स नहीं है बल्कि रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, तो खैर जो भी बोलिए, लेकिन चालू भाषा में हम इसको कीवर्ड बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अक्सर सुना होगा स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मोड क्या है? देखिए, पहले जब जावास्क्रिप्ट बनी थी ना, तो बड़ी लीनियंट टाइप की लैंग्वेज थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका बिहेवियर भी बड़ा अनसर्टेन होता था और काफ़ी मैसी लैंग्वेज थी। अब ये मैसी लैंग्वेज की इमेज से बाहर निकलने के लिए जावास्क्रिप्ट ने बहुत बेहतरे इस्तेमाल करे, बिकॉज सीधे सीधे अगर मान लीजिए वो कुछ चेंजेस कर देते तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मोड वाली चीज़ निकाली और काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए। इससे क्या हुआ कि जो एबनॉर्मलिटीज़ थी जावास्क्रिप्ट के अंदर या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी, उनको सुधारने के लिए उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मोड लेकर आए। जिसका मतलब ये है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख रहे हो तो इट इज़ योर चॉइस कि आप उसको स्ट्रिक्ट मोड में रन करवाना चाहते हो या बिना स्ट्रिक्ट मोड के रन करवाना चाहते हो। तो जो ओल्ड तरीका है वो स्ट्रिक्ट मोड के बिना यूज़ होता था, जो मॉडर्न तरीका है उसमें हम स्ट्रिक्ट मोड को अक्सर यूज़ करते हैं। स्ट्रिक्ट मोड को अगर हमने यूज़ किया है तो इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। हम स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट अब थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से पार्स करेगा हमारे कोड को, यानी ज़्यादा आप पे बंदिशें लगा रहा है कि ये चीज़ ऐसे करना है, वो चीज़ ऐसे करना है। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपने स्ट्रिक्ट मोड ऑन करके रखा हो। तो ये कैसे होता है, इसको हमें सीखना है आज। पर हाँ, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि स्ट्रिक्ट मोड में कोडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो कोड आप लिखते हो ये ज़्यादा रोबस्ट होता है, ये कोड ज़्यादा रिलायबल होता है, इसमें कम बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। पर हो सकता है अभी जो थ्योरी मैंने आपको बताई स्ट्रिक्ट मोड की, वो आपको ठीक ठीक तो लग रही है, लेकिन आपको एग्जैक्टली उसके कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए। तो चलिए, इन डेप्थ का कोर्स है तो फिर आप तो इसमें एग्जाम्पल भी देखिए। आइए देखिए, यहाँ पर कोडिंग में मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, आई असाइन 0 लिख देता हूँ इस पर। आप जानते हैं मैंने 4 तरीके से वेरिएबल बनाने के बारे में आपको बताया था। एक वैर कीवर्ड की मदद से, लेट कीवर्ड की मदद से, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से, और कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करें, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। आई में डायरेक्टली असाइन कर दे रहा हूँ 0, और उसके बाद तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ console.log, और इसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ आई की वैल्यू। अब देखो, वैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें आउटपुट क्या आएगा। मैं पहले इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0। कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है आपको, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। लेकिन क्या है ना, ये जावास्क्रिप्ट के पुराने तरीकों में से एक है कि आपने सीधे वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू असाइन करी और उसको यूज़ करने लग गए। अब क्या होता था, अगर आप किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर इस कोड को लिखते हैं ना, तो ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। बिना कीवर्ड के अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है और फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में जब आप बड़ा सा कोड लिख रहे हैं ना, वहाँ पर इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, यानी कि बगी कोड बन जाता था, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है। आप बस उस लोकल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते थे, लेकिन जब वो ग्लोबल वेरिएबल बन गया है तो उसका इम्पैक्ट पूरे प्रोग्राम में पड़ सकता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें हम ना करें, गलतियां हमसे ना हो, इसलिए स्ट्रिक्ट मोड आया। अब स्ट्रिक्ट मोड करने से क्या होगा, पहले तो स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई कैसे करते हैं। आप क्या करिए, शुरुआत में लिख दीजिए एक स्ट्रिंग लिटरल जिसमें होगा यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपने जब लिख दिया यूज स्ट्रिक्ट, बस जावास्क्रिप्ट जब इसको पढ़ेगी तो इस स्ट्रिंग को देख लेगी, जिसके कारण वो समझ जाएगी कि इस कोड को उसे स्ट्रिक्ट मोड में चलाना है। अब देखिए, मैं सेम कोड को चला रहा हूं
और अब वो एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि आप इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते, आपको कोई ना कोई कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी कीवर्ड यूज़ करें, जैसे कि आपने लिखा वैर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वैर कीवर्ड लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाएगा। आपने लेट कीवर्ड लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाएगा। मैं लेट लिख के भी इसको चला देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ये पूरे कोड पे एप्लीकेबल ना हो, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे एप्लीकेबल हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन बनाया है, सपोज करिए फंक्शन f1 मैंने बना दिया और इसका ये कोड है, और मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ एक वेरिएबल a असाइन 0 एंड उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं a की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, और देखो a को मैंने डिक्लेयर करते वक्त कोई कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है। अभी यूज स्ट्रिक्ट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं रन करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं जा रही है। मैं चाह रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन को अभी कॉल भी नहीं किया है, मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो ये एरर दे देता है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जैसे ही इस फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन के समय वो आया, देखो पहले जब मैंने कॉल नहीं किया था तब कोई एरर नहीं थी, तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तब कंट्रोल इसके अंदर आ रहा है, और तब वो देख रहा है कि बिना कीवर्ड के आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इसको वो बोल रहा है कि ए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपने यूज स्ट्रिक्ट लिखा हुआ। पर आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं बिना कीवर्ड के वेरिएबल को बना सकूँ, तो भी वो एरर देगा, आई के लिए भी एरर देगा। पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, फंक्शन पे तो ये स्ट्रिक्ट मोड एप्लीकेबल हो, पर पूरे प्रोग्राम पे नहीं। तो मैं इस चीज़ को सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर लिख देता हूँ। तो जिस फंक्शन के अंदर आपने यूज स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है ना, बस उसी फंक्शन के अंदर ये स्ट्रिक्ट मोड रहेगा, बाकी जगह नहीं रहेगा। तो अभी आई को डिक्लेयर करते वक्त आपने कोई कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है, पर फिर भी उस पर कोई वो एरर नहीं देगा। वो एरर देगा ए के लिए सिर्फ। ये देखिए, सिर्फ ए के लिए एरर दे रहा है, आई के लिए कोई एरर नहीं दे रहा है। अभी आप सोचिए कि मैं यहाँ से भी स्ट्रिक्ट मोड हटा दूँ तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो यहाँ पे चला देगा। देखिए ये क्लियर किया, ये रन किया, देखिए 0 0 दोनों बार प्रिंट हो रहा है, यहाँ के लिए 0 प्रिंट हो रहा है, यहाँ के लिए 0 प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड लिख देता हूँ तो फिर कंपलसरी है कि यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखिए ऊपर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है, पर अंदर मैंने कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। ऊपर स्ट्रिक्ट मोड नहीं है इसलिए कोई एरर नहीं आएगी, और अंदर स्ट्रिक्ट मोड है इसलिए लेट लिखना ज़रूरी था, तो वो हमने लिख दिया। तो अब पूरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। आप देख सकते हैं 0 0 प्रिंट हो रहा है। इनफैक्ट एक तीसरा सिनारियो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है और उसमें हम आर्ग्यूमेंट भी बना रहे हैं, जैसे मैंने x नाम का आर्ग्यूमेंट बनाया है, y नाम का आर्ग्यूमेंट बनाया हुआ है, और मैं यहाँ से दो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, लेट से 3 और 4, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर x और y की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये x और y की वैल्यू प्रिंट करा दी है। इसके ऊपर का जो कोड है उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है, पर अभी मैं इसको चला के बताता हूँ। तो क्या होगा, ये मैंने रन किया, ठीक है, 0 प्रिंट होना था, यहाँ पे प्रिंट हो गया, यहाँ पे 3 4 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये 3 4 पास हुआ है, एक्स वाई में गया है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। सिंपल है कोड। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर दोनों जगह वेरिएबल का नाम सेम रख दो? सोच के देखो, अब वाई नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, क्योंकि इस तरह का शायद आपने कभी देखा ना हो, लेकिन एक ही फंक्शन में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जब बना रहे हो तो उनके नाम सेम रख दिए आपने। अव्वल तो देखो ऐसा आप कभी करोगे नहीं, पर मान लो अगर करा तो क्या होगा? मान लो अगर करा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो 3 है ये x में जाएगा, और फिर 4 जो है वो x में जाएगा। तो x तो एक ही है ना, x में या तो 3 रह सकता है या 4 रह सकता है। तो बाद में क्या ऑपरेशन हुआ, x में 4 गया, तो x में फाइनली 4 है। तो जब आप प्रिंट कराओगे तो दोनों 4 4 प्रिंट करना चाहिए। ये देखिए 4 4 प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये देखा जाए तो ये कोडिंग में एक अच्छी कोडिंग तो है नहीं ना। इसको ये अगर बाय मिस्टेक हुआ है किसी से तो दो अलग अलग वेरिएबल बने ही नहीं है, ये 3 4 को रिसीव ही नहीं कर रहा, केवल 4 ही इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो देखा जाए तो ये बगी प्रोग्राम है। हम अगर चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज़ स्ट्रिक्ट, और आप देखिएगा अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब ये एरर दे रहा है, यानी डुप्लीकेट पैरामीटर नेम्स अगर हैं, है ना, डुप्लीकेट नेम्स है पैरामीटर के, तो ये एरर दे रहा है स्ट्रिक्ट मोड में। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और कीवर्ड्स, जो अभी लिस्ट दिखाई थी उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इन कीवर्ड्स को स्ट्रिक्ट मोड के लिए बनाया गया है या फिर फ्यूचर यूज़ के लिए बनाया गया। तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड के लिए कीवर्ड्स बनाए गए हैं, इसमें भी देखिए कुछ मैंने बाइफर्केशन करके रखा हुआ। अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने जितनों के सामने ये येलो लाइन बनाई हुई है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 कीवर्ड्स को आप ध्यान दीजिए। इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस, पैकेज और प्रोटेक्टेड। कोई पूछेगा क्या जावास्क्रिप्ट में ये कीवर्ड होते हैं, आप कहेंगे यूज नहीं होते हैं बट रिजर्व्ड हैं। ये
इसका मतलब आप कोई वेरिएबल का नाम इन चारों में से कुछ नहीं रख सकते हो। आप किसी वेरिएबल का नाम पैकेज नहीं रख सकते हो, इंटरफेस नहीं रख सकते हो, इंप्लीमेंट्स नहीं रख सकते हो, प्रोटेक्टेड नहीं रख सकते हो, फंक्शन के नाम, है ना, किसी भी आइडेंटिफायर का नाम इन चारों में से नहीं रख सकते, क्योंकि ये रिजर्व्ड हैं पर फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना इन्फ्लुएंस होती है जावा से भी, इन्फ्लुएंस होती है और भी कई लैंग्वेजेस से, तो जावा लैंग्वेज में कई सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट में आज यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे की किसी वर्जन में यूज हो। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन कीवर्ड्स को, इन वर्ड्स को रिजर्व्ड वर्ड्स की कैटेगरी में रख दिया है, ताकि आप इन नाम के वेरिएबल्स ना बना सको। क्योंकि आज अगर ये यूज नहीं हो रहे, आपने इन नाम को यूज कर लिया एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम, लेकिन कल को ये कीवर्ड बन गए, तो फिर क्या होगा, ये जो आज प्रोग्राम बना है ये उस समय प्रॉपरली रन नहीं करेगा, तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाएगा। इसीलिए ये फ्यूचर के हिसाब से रिजर्व करके रखे गए। अब इसके अलावा देखिए यहां पर एक कीवर्ड आपको दिख रहा है लेट। देखिए लेट, भले ही हम स्ट्रिक्ट मोड की बात कर रहे हैं, पर स्ट्रिक्ट मोड के बिना भी लेट को यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट मोड ऑन होगा तभी आप लेट कीवर्ड को यूज करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी इसका जो पर्पस है वो 2015 में क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका जो पर्पस है वो स्ट्रिक्ट मोड के हिसाब से ही, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप स्ट्रिक्ट मोड यूज करें लेट के साथ, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रखा गया। पर यहां पे कुछ और कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट, जैसे कि पब्लिक, जैसे कि स्टैटिक। ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो केवल और केवल आप तभी यूज कर सकते हैं जब जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड में रन की जा रही है। तो भले ही आज की डेट में कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, पर आप उन्हें वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम या आइडेंटिफायर्स के नेम के रूप में यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट कुछ कीवर्ड्स तो ऐसे हैं जो फ्यूचर के लिए ही बनाए गए हैं। ये कीवर्ड्स एक्चुअल में जावा से बोरो किए गए हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, बाइट, कैर, डबल, फाइनल, फ्लोट, गो टू, इंट, लॉन्ग, नेटिव, शॉर्ट, सिंक्रोनाइज्ड, थ्रोज, ट्रांजिएंट एंड वॉलेटाइल। ये फिलहाल जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। कोई भी आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम आप इन नाम का नहीं बनाएंगे। तो क्या लगता है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में कुछ आपको नई बातें सीखने को मिली? अगर मिली तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, और आपके जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उसको प्रॉपरली रीड करता हूं, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको इस कोर्स से कितना मज़ा आ रहा है, तो मैं अगले वीडियो को बनाने में उतनी ही मेहनत करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।